सो लास्ट लेक्चर में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है उसका रिवीजन अभी करा दिया मैंने आपको, है ना। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि H लाइक एटम के लिए वैलिड है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, H लाइक एटम के लिए वैलिड है, H लाइक एटम या आयन के लिए वैलिड है ना। कौन कौन सा आयन था, एटम था, रिवाइज कर लेना। हाइड्रोजन He+, Li2+, B+3, है ना। बोरोन +4, कार्बन +5। अगर सोडियम के लिए होना चाहिए तो क्या चार्ज होना चाहिए, सोडियम +10। लास्ट क्लास क्वेश्चन भी कराया, याद आ रहा है। नाउ दूसरा पॉइंट था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया है। इलेक्ट्रॉन पे क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होता है, न्यूटन्स के लॉज लग जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बोर ने ना इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर सर्कुलर पाथ में घुमाया, तो क्या पार्टिकल का ही ट्रेजेक्टरी डिफाइन हो सकता है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी डिफाइंड, नॉट द रेडिएंट एनर्जी और वेव। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद वेरी हाई स्पीड, क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट और इवन at the speed of light, we cannot define their exact trajectory. वहाँ पे न्यूटन्स के लॉज भी नहीं लगते, मैंने भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा समय के पहले। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो जाता है, फिर वेव मैकेनिकल मॉडल, मतलब पार्टिकल भी और वेव भी। जैसे लाइट का डुअल नेचर है ना, उसी तरह से आगे देखेंगे। अभी जो बोर मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन को वेव भी माना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। जस्ट लाइक रेडिएंट एनर्जी की कितनी नेचर है, दो नेचर है। वेव नेचर मैक्सवेल ने दिया एंड पार्टिकल नेचर प्लैंक्स ने दिया, ध्यान में है। उसी तरह से आगे थ्योरी में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में बोर मॉडल के बाद जब जाएंगे तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, जिसको मैटर वेव भी बोलते हैं। डी ब्रॉगली वाज द साइंटिस्ट जिसने इस पे काम किया था, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, घबराने की बात नहीं है। फॉर द टाइम बिंग बोर मॉडल के फिर से पोस्टुलेट्स और assumptions पे आते हैं। तो H लाइक के लिए है इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। इसका भी मतलब समझाया अभी कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन करेगा। कौन सी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, और वो किस फॉर्म में करेगा, पार्टिकल्स के फॉर्म में, क्वांटम्स के फॉर्म, अभी बताया। उसके बाद बोर ने बोला न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, बट all orbits are not permissible. हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, but only in those orbits are electron are revolving in which two conditions are satisfied. क्या था, mass of electron, velocity of nth orbit, velocity of electron in nth orbit। जैसे होता है ना, ये न्यूक्लियस है और मान लो यहाँ तक फील्ड है, ठीक है, यहाँ तक इसका फील्ड है और इसके बीच में इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। इवन कुछ ऐसे सर्कल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से जहां इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक सर्कल ले लेते हैं। मान लो ये nth ऑर्बिट है, क्या है, nth ऑर्बिट। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, रेडियस Rn, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं Vn। समझ में आ रहा है। तो कितना फोर्स चाहिए सर्कल में घुमाने के लिए, mvn² by R. This must be given by K. Ze, charge in the nucleus, charge in electron by फिर से Rn का स्क्वायर। दूसरा जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, ये जब याद करो बहुत पहले टर्म्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसमें ये सब सीखा है। लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, वहां से देख के लिख दिया हमने। mvn Rn that must be equal to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 और n यहाँ 1 से शुरू होगा, so on। समझ में। लास्ट क्लास ही बताया भी था कि अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट परमिसेबल वाला, नहीं, परमिसेबल वाला फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहा हूँ। क्या होगा उसमें बताओ, mv1 r1 is equals to मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m मान लेते हैं, चलो। तो mv1 r1 h/2, ये वैलिड है। सेकेंड परमिसेबल ऑर्बिट, और सेकेंड देखो, सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड परमिसेबल ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, समझे।
अगर वो परमिसेबल है, बोर ने थ्योरी दिया है, इसलिए उसका नाम क्या है? बोर ऑर्बिट। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के सेल भी बोलते हैं और इसके लिए n का वैल्यू 1 भी बोलते हैं, n इक्वल टू 1। बाद में देखेंगे यही n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनता है, बाद में समझाएंगे। एक क्वांटम नंबर टर्म है जिसको हम लोग को सीखना है, SPDF कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो सारी चीजें है ना, इसी चैप्टर में है। तो सेकंड बोर ऑर्बिट में m v2, देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है, तो मास तो हर ऑर्बिट में सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। m v2 r2 h/2 सो ऑन, इसी तरह चलेगा। और मैंने लास्ट क्लास ये भी बोला था h/2 पाई, h क्रॉस को h/2 पाई बोलते हैं, ये भी याद रखना। एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट बोला था जो तुम लोग भूल रहे हो अभी, कि देयर इज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। याद है? इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का एनर्जी है इन द ईच ऑर्बिट, एंड दोनों का समेशन ही टोटल एनर्जी बताया था ये। तो इसमें ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी E1 है। सेकंड ऑर्बिट, अच्छा ये सारे परमिसेबल ऑर्बिट है, इसके बीच में इनफाइनाइट सर्कल्स थे, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। इन दोनों के रिंग के बीच में भी इनफाइनाइट सर्कल्स थे, एप्लीकेबल ही नहीं है, उसको हम वैल्यू नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इसके बीच में जो इनफाइनाइट सर्कल्स है वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसके बीच में जो इनफाइनाइट सर्कल्स है वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी? E2, थर्ड ऑर्बिट में E3 एंड सो ऑन। याद आ रहा है? जो भी परमिसेबल ऑर्बिट्स है, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट, है ना, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट, है ना। इलेक्ट्रॉन इज हैविंग सम एनर्जी इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। नाउ एनर्जी इज हैविंग मेनली two types of energy. Electron is having only mainly two types of energy in the given orbit. What two types of energy? Kinetic plus potential, and their summation is also known as total energy. Now very important point उस समय बताया था, अगर ध्यान में है तो, कि energy of electron in the first orbit, the orbit, हाँ देखो इसको याद आ गया, energy of electron in the first orbit, that is orbit which is closest to the nucleus, the first permissible orbit which is closest to the nucleus, in that orbit if electron is revolving, its energy is minimum, and energy keeps on increasing as the distance of orbit from the nucleus increases. तो ये बड़ा important point था, है ना, एनर्जी बढ़ती रहती है, ऐसा ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आज नहीं बोला तुम लोग, जबकि ये पॉइंट बोलना था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंडीशन के साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी बात आ रही समझ? अच्छा ये ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है, किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी। मेरी बात समझ रहे? क्लियर है? जैसे मान लो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ की अपनी एक एनर्जी होगी या नहीं होगी? अर्थ के पास भी दो तरह का एनर्जी होगा, सोचो तो, अगर टोटल बात करें तो। एक तो वो घूम रहा है ऑर्बिट में, उसकी वेलोसिटी मास ऑफ अर्थ है, तो काइनेटिक एनर्जी, और वो सन की ग्रेविटी में घूम रहा है, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो उसी तरह से बात करें कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के फील्ड में घूम रहा है, इसीलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करना चाहते हो तो कर लो, लिख लो। ये लिखवाया था कि एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द गिवन परमिसिबल ऑर्बिट, लिखवाया था, है ना। इन ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लिखा दिया ये पॉइंट, है ना। नहीं लिखा है दोबारा लिख सकते हो। इन ईच ऑर्बिट, मान लो nth ऑर्बिट में जो मान लो ये nth ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्बिट में उसके पास टोटल एनर्जी कितना है? ये है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये है टोटल एनर्जी, एंड Pn पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, Kn क्या बोल दें?
काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, और मेनली इलेक्ट्रॉन के पास और कोई एनर्जी है नहीं, तो टोटल एनर्जी कितना बोल दोगे? Pn plus Kn। समझ में आ रहा है? दिस इज द टोटल एनर्जी। गुड टू गो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट परमिसेबल ऑर्बिट, द ऑर्बिट विच इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, इज इवन क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा हूं, एंड दिस इज मिनिमम आल्सो। सेकेंड ऑर्बिट में E2 and that is slightly greater than E1. Third orbit में E3 which is even slightly greater than E2. Energy as the distance of orbit from the nucleus increases, energy of electron also increases in that orbit. Energy of electron also increases in that orbit. यहाँ तक ओके है? बोलो ना। एक अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बोला? हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। एंड जब तक उस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, unless until the electron is revolving in the given orbit, it is neither going to lose electron nor accept. मेरी बात समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी का लेन देन ये नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में है क्या बोला? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी का लेन देन नहीं कर सकता। ध्यान रखो कि क्या बोला मैंने अभी? While revolving in a particular orbit, ये देखो उसी ऑर्बिट में रहते हुए ना ही अपना स्पीड चेंज कर सकता है, ना ही अपना रेडियस चेंज कर सकता है, क्योंकि वो सब करेगा तो कंडीशन खत्म। मेरी बात समझ रहे हो? ये कंडीशन उसको हमेशा फुलफिल करना है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं होता। मेरी बात समझ में आया क्या बोला? एंड दैट्स व्हाई द बोर ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। मेरी बात समझ रहे हो? बोर्स ऑर्बिट आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। क्लियर हो रहा है? बोर्स ऑर्बिट आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। गुड टू गो? बोलो। बोर्स ऑर्बिट आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी एंड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। दिस इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हर ऑर्बिट की अपनी लेवलिंग की हुई है ना, इसकी एनर्जी E1, इसकी E2, इसकी E3। तो each बोर ऑर्बिट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। समझ में? क्लियर है? क्या बोल सकते हैं? ये लेवल या ये लेवल? क्या बोले? ये है ना, फिक्स है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। अच्छा, उस ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन की लेन देन नहीं होगी। व्हाट डज इट मीन? इट इज स्टेशनरी ऑर्बिट, इट इज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। तो अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा तो आप भी अब बोल रहे हो कि नहीं, आपने पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लेगा। आपने ये बोला था सर कंटिन्यूअसली नहीं लेगा, किस फॉर्म में लेगा? इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल लेगा। अभी आप बोल रहे हो किसी ऑर्बिट में रहते हुए वो नहीं ले सकता, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है सर, इसको एक्सप्लेन करो। मैं ये बोल रहा हूँ जब तक किसी ऑर्बिट में है वो लेन देन नहीं करेगा, लेकिन उस ऑर्बिट में रहते हुए अगर उसने एक पैकेट लिया तो अब वहां नहीं रह पाएगा वो, उसको हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है और एनर्जी लेन देन हो रहा है, ये नहीं पॉसिबल है, चेंज करना पड़ेगा। जब भी वो एनर्जी लेगा पैकेट्स के फॉर्म में लेगा, लेकिन नाउ नो मोर दैट ऑर्बिट इज देयर हाउस। गेटिंग माय पॉइंट? अब वो ऑर्बिट उसका घर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि वो नहीं लेगा एनर्जी पैकेट्स। पहले तो कंटिन्यूअसली नहीं लेगा, किस फॉर्म में लेगा? डिसकंटिन्यूअसली लेगा, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स लेगा, चलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए अगर वो लेता है
तो उसको ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। वहीं पे रहते हुए एब्जॉर्प्शन एमिशन एनर्जी पैकेट्स का नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा और करेक्शन करते हैं। जब भी किसी ऑर्बिट में है और वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, किसी भी ऑर्बिट में रहते हुए एक पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो तुम्हें डिकोड करना है कि वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा या हायर ऑर्बिट में जाएगा। हायर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या पूछा? मैंने अभी तुमने ये डिकोड कर दिया ना कि हाँ सर एनर्जी पैकेट लेगा तो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ऐसी वाली बात है। एनर्जी पैकेट अगर एमिट करेगा तो भी उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा। गुड टू गो। अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसने एक फोटोन निकाल दिया, एक एनर्जी पैकेट उसने निकाल दिया किसी ऑर्बिट में रहते हुए, तो भी उस ऑर्बिट में अब वो कंटिन्यू नहीं करेगा। गुड टू गो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए अगर एनर्जी पैकेट वो एमिट करता है तो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा। गुड टू गो। लेकिन फिर जाएगा कहाँ, लोअर में या हायर ऑर्बिट? लोअर ऑर्बिट में। ये बात समझना पड़ेगा। देखो दोनों आंसर सही है तुम जो बोल रहे हो कि अगर वो एमिट करता है तो लोअर ऑर्बिट में जाएगा, और किसी ऑर्बिट में रहते हुए अगर बाहर से एक पैकेट ले लेता है तो हायर ऑर्बिट में जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक बताएगी पलक, बताओ। क्योंकि हम सबसे जो पास वाले जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाले जो ऑर्बिट रहता है उसमें सबसे कम एनर्जी रहती है। तो अगर सपोज वो सेकंड वाले ऑर्बिट में है और उसने एक रेडिएट कर दिया, एक एमिट कर दिया, तो वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा क्योंकि उसकी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो ऐसे कोई इसमें ऑर्बिट में जाएगा जिसमें एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन। मेक सेंस? हाँ, और अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसको एक हायर ऑर्बिट में जाना पड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। मेक सेंस? सबको समझ में आ रहा है? एक चीज और समझना, ग्राउंड स्टेट में रहते हुए वो एमिट नहीं करेगा क्योंकि उसके नीचे कुछ है नहीं। ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना बच्चे, n=1 k सेल, इसी को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हुए वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कर सकता है। वहां पे एनर्जी सबसे कम है उसकी। एक पैकेट ऑफ एनर्जी लिया, वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन किसी हायर ऑर्बिट में रहते हुए उसके पास दोनों ऑप्शन कि अगर वो हायर ऑर्बिट में है तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी अगर वो निकालता है तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो कम हो गई तो वो ऐसे वाले ऑर्बिट में आएगा जहां पे एनर्जी भी कम है। क्या यही तो एक्सप्लेन किया अभी उसने? समझ पाए सब लोग? ग्राउंड स्टेट में रहते हुए सिर्फ एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी है तो उन सारे ऑर्बिट का एक और नाम है एक्साइटेड स्टेट। उसका एक और नाम है, क्या है? एक्साइटेड। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का ग्राउंड स्टेट है, उसी तरह सेकंड ऑर्बिट का नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट नहीं, सेकंड ऑर्बिट। गुड टू गो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट। सेकंड एनर्जी स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दोनों में अंतर है। सेकंड एनर्जी स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। गुड टू गो। फोर्थ एनर्जी स्टेट, फोर्थ एनर्जी स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड एनर्जी स्टेट, है ना? के सेल, फर्स्ट ऑर्बिट। के एल एम एन ओ ऐसे चलता है, तो डायरेक्ट बोल दिया nth सेल में है। के एल एम एन मतलब फोर्थ सेल में, बोल दिया इलेक्ट्रॉन जो है nth सेल में, कैपिटल N। तो कहाँ पे है वो? है ना? ऐसे लिखते हैं ना कि एल परमिसेबल ऑर्बिट का नाम लिखाया था मैंने कल क्लास में, या तो ये नाम है या 1 2 3 4 बोलते हैं। तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ओ सेल में है ना?
इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, Fifth तब भी ओ सेल ही बोल रहा है। हाँ गुड टू गो, हाँ बोलो। हाँ तो अभी जितना बात बोला है उसको नोट डाउन करो अपने लैंग्वेज में, देखिए कितना याद रह है तुम्हें। 20 मिनट कंटिन्यूअसली बोला है मैंने। सो अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले वो सारे नोट डाउन करने थे आपको, और आपने नोट डाउन भी किया, मैंने नोट डाउन भी कराया। यस नो? व्हाई ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट, बताओ। Because Because it it can can absorb absorb energy. energy, it cannot emit energy. नहीं, ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट देयर एनर्जी इज मिनिमम, मोस्ट नेगेटिव। उसके पीछे भी रीजन है कि ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट नेगेटिव है, जो मैं बोला हूं बाद में समझाऊंगा आपको। ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज मिनिमम, मोस्ट नेगेटिव, attraction between electron and nucleus is maximum when electron is close to the nucleus. Yes or no? Potential energy is most negative. ये सारी बातें हैं। Why excited state is not a stable state? Because it has Excited state 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब ऐसे एनर्जी स्टेट्स हैं जहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट। सो एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 2-3 चक्कर लगा के फिर क्या होगा? वापस आएगा ग्राउंड स्टेट तक। क्यों आएगा? क्योंकि ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है। गुड टू गो। क्यों आएगा? ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है। गुड टू गो, बोलो। नाउ अगेन, जब वो आएगा तो कैसे आएगा? by emitting energy packets, by emitting energy packets। ध्यान रहेगा, बोलो। अच्छा ये बताओ, एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितने पैकेट्स एमिट करेगा? अगर ऐसे पूछा जाए कि मान लो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सॉरी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो कितने पैकेट्स एमिट करेगा? एक्साइटेड स्टेट का हमको एनर्जी चाहिए और ग्राउंड स्टेबल। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ। हाँ। इफ इलेक्ट्रॉन इज, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वहां पे वो सुकून से नहीं है। ये बात क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है तो अट्रैक्शन उतना फील नहीं हो रहा है उसको। वो चाहता है न्यूक्लियस के सबसे पास रहना, मतलब वो कहाँ आना चाहेगा? ग्राउंड स्टेट पे। तो मेरा कंसर्न ये है कि ये न्यूक्लियस है, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट परमिसेबल, सेकंड, थर्ड, है ना, इस तरह से है मान लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना बना दिया, और मान लेते हैं ये इंफिनिटी, n इक्वल टू इंफिनिटी, चलेगा? n इक्वल टू इंफिनिटी। यहाँ एनर्जी कितनी है उसकी? E1, E2, हर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है बच्चे। E इंफिनिटी, अभी यहाँ पे रट लेना, E इंफिनिटी 0 होता है, वो भी बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों 0 होता है। अब मेरा कंसर्न ये है, अभी तुरंत बताओ कि अगर वो कहीं मान लेते हैं 5 पे है, तो क्या वो वहां पे हमेशा घूमता रहेगा या लोअर ऑर्बिट में आएगा? आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे लॉजिक क्लियर है। मैंने अभी पूछा कि 5 से 1 तक आएगा, ये क्लियर है? तो कितने पैकेट्स एमिट करेगा? 4 जितने E5 माइनस E1। देखो ऐसा है कि एक्साइटेड स्टेट में जब वो है तो ग्राउंड स्टेट में आने समय वो डायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्टली एक पैकेट इस इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के बराबर एक पैकेट एमिट कर देगा। जब उसके पास ना बैक में, मतलब अप टू ग्राउंड स्टेट आने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रुक रुक के भी आ सकता है। आया समझ में? वो पहले 5 से 3 आएगा फिर 1 आएगा, ऐसा। मतलब बैक ट्रांजिशन अप टू ग्राउंड स्टेट में जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आ जाए 1 पे। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना? जैसे मान लो पेरेंट्स ने छोड़ने आए तो तुम पेरेंट्स तो डायरेक्ट यहाँ छोड़ देते हैं,
लेकिन किसी दिन तुमको खुद जाना है घर, तो जरूरी थोड़ी है तुम डायरेक्ट जाओगे घर, 2-4 शॉप में घूमोगे, कॉफी पियोगे, 2-4 जगह रुकोगे, फिर जाओगे। तो हमेशा यहाँ लोअर से हायर जाने में फिक्स है, लोअर से हायर जाने में जो एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से आगे जाएगा, लेकिन हायर से लोअर आने में उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो डायरेक्ट भी आ सकता है। इसीलिए देखो मैंने लिखवाया आपको कि इन एक्साइटेड स्टेट इट विल कम टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग वन और मोर पैकेट्स, ऐसा लिखा है, मैंने क्लास में लिखा है। अभी जरूरी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आके एक ही पैकेट एमिट करेगा, बहुत सारे कर सकते हैं, स्टेप्स में आ सकता है। अगर मान लो डायरेक्ट आ गया तो एक पैकेट निकाला, लेकिन पहले 5 से 4 आए तो कोई और पैकेट निकाला। ये एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप सेम नहीं है, ये एनर्जी गैप ज्यादा है, ये एनर्जी गैप काफी कम है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये अभी कंसेप्ट दिमाग में रखो कि whenever in excited state it may have few revolutions over there, but it will come back to the ground state by emitting one or more energy packets. It may come directly from excited state to ground state, or from excited state to lower excited state to further lower and finally ground state. Getting my point? आ रहा है समझ में? अच्छा, दूसरा, अगर वो 1 पे है, मान लो इलेक्ट्रॉन 1 पे है, तो 1 से वो कहाँ जा सकता है? 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ जाएगा वो? ये 1 पे रहते हुए एक एनर्जी पैकेट लेगा, एक फोटोन लेगा, जो यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है ना, वो लेगा ये एक फोटोन से टकराएगा। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था, इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एक ही क्वांटम से टकराता है, तो वो क्वांटम ऑफ एनर्जी लेगा। अब वो डिपेंड करता है ना वो क्वांटम ऑफ एनर्जी का क्या औकात है। अगर उस क्वांटम में इतना ज्यादा एनर्जी है कि उसको यहाँ तक ला सकता है तो यहाँ चला जाएगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? जो एनर्जी पैकेट लिया उसका एनर्जी इसके गैप के बराबर है, समझो क्या बोल रहा हूँ। जो एनर्जी पैकेट लिया उसका एनर्जी इस गैप के बराबर है, 1 और 7 के बीच का गैप के बराबर है। बोलो, आ रहा है समझ में? तो 1 से कहां जाएगा डायरेक्ट? वो जाने के समय वो कहीं रुकेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि उसको एक ऐसा पैकेट मिला है ना, जो उसको डायरेक्टली कहां पहुंचा देगा। मेरी बात समझ रहे हो? कोई एनर्जी पैकेट और लिया होता, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती, मान लेते हैं, है ना, EP डैश, पता चलता वो यहां से डायरेक्ट इंफिनिटी आ गया। कोई एक ऐसा एनर्जी पैकेट जो उसको 1 से इंफिनिटी भेज दे, दैट एनर्जी इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूं, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आना है तो वो रुक के आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, गुड टू गो, वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लोअर से हायर जाना है तो कैसे? डिपेंड करता है कौन सा पैकेट एब्सॉर्ब किया है। मान लो 1 से 5 जाना है तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहले वो 3, 4, 2 में रुका होगा फिर गया होगा, ऐसा हुआ ही नहीं होगा। 1 से 5 वो डायरेक्ट गया होगा बाय इमिटिंग ए फोटो, सॉरी बाय एब्सॉर्बिंग ए फोटो। मेरी बात समझ रहे हो? जब भी उसको लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाना है तो एनर्जी पैकेट एब्सॉर्ब होगा, गुड टू गो, मेक सेंस? अब जो पैकेट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होगा वही बताएगा ना कहां जाएगा वो। बोलो, समझ में आ रहा है? अगर उसको इन दोनों के गैप के बराबर एनर्जी मिल गया तो डायरेक्ट 1 से 7 जाएगा। अगर उसको मान लो थोड़ा ही एनर्जी मिला कि किसी तरह से 1 से 2 पे जा पा रहा है, एनर्जी कम मिला उसको, तो वो ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा? 1 से 2 जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा एनर्जी और ज्यादा मिल गया तो कहां चला जाएगा? 3 पे। बोलो, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ये भूल गए तो फिर मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने पढ़ा है मॉडल, उस तरह से बातें बोल रहा हूँ। बोला जाता है कि ऑलवेज ट्रांजिशन बिटवीन 2 एनर्जी लेवल विल टेक प्लेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2 से 2.5 पे चला गया,
वो तो है ही नहीं पॉसिबल, परमिसिबल ऑर्बिट यही सारे हैं। तो बोला जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट बाय द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा उसकी वैल्यू दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। क्या बोला समझ में? मान लो कोई पैकेट एब्जॉर्ब हुआ या कोई पैकेट एमिट हुआ, ये डेफिनेटली दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा हूं। क्या लाइनें समझ गए? एनर्जी ऑफ पैकेट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। समझे क्या बोला? वही पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगा जिसकी वैल्यू, मतलब वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, उस फोटोन की एनर्जी, उस क्वांटम की एनर्जी जिसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लेते हैं इसकी एनर्जी जो है 10 जूल है और इसकी 20 जूल है, समझना। अब 1 से 2 ले जाना है तो कौन सा फोटोन चाहिए? 1 से 2 ले जाना है, इसकी 10 जूल है, इसकी 20 जूल है, ऐसा मान लिया समझाने के लिए तुम्हें। एग्जैक्ट वैल्यू -13.6 है, वो अभी समझाऊंगा थोड़े समय में। 1 से 2 ले जाना है, मान लेते हैं इसकी 50 है, इसकी 70 है, इसकी 80 है, ऐसे लिख दिया मैंने एनर्जी, चलेगा? हाँ। बोलो 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 का है, यहाँ पे मान लेते हैं, लिख देते हैं 75, यहाँ 80, यहाँ पे मान लेते हैं 7 का लिख देते हैं 100 और इसका भी रहने देते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1 से 2 जाना है, कौन सा पैकेट एब्जॉर्ब होगा? 10 इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो? कौन सा पैकेट एब्जॉर्ब होगा? इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। अगर आप इस जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको आपने 10 जूल का एनर्जी पैकेट दे मारा, वो तुरंत उस पैकेट को लेगा और कहाँ चला जाएगा? बात समझे? ग्राउंड स्टेट में है और उसको 40 जूल का एनर्जी पैकेट दे मारा, तो डायरेक्ट 1 से कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड स्टेट में है और उसको तुमने 60 जूल का एक एनर्जी पैकेट दे मारा, तो देखो कहाँ डिफरेंस है। अब बात होता है कि ग्राउंड स्टेट में है और उसको 1 जूल का पैकेट दे रहे हो। क्वेश्चन क्या है समझ में? ग्राउंड स्टेट में है और उसको 1 जूल का पैकेट दे रहे हो, क्या होगा? नहीं रह सकता। अभी तुमने देखा ना E2 - E1 कितना, मैंने बोला 10 जूल आया था निकल के, है ना? मैं बोल रहा हूँ कि ग्राउंड स्टेट में है, ये n = 1 है, इसमें 10 जूल उसकी एनर्जी थी, n = 2 में उसकी एनर्जी 20 जूल है, तो ये गैप कितनी है? 10 जूल का। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, उसको एनर्जी पैकेट हम बहुत सारा दे रहे हैं, 1 का, 5 का, 7 का, 9 का, 10 का, 11 का, ऐसा दे रहे हैं, 3 भी दे रहे हैं। कौन सा पैकेट एब्जॉर्ब करेगा वो? 10। सिर्फ ये वाला। क्यों 11 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए इसकी। देखो अभी उसने लाइन एकदम अच्छे से समझा है कि ओनली दोज पैकेट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। समझ गए? जिस पैकेट की एनर्जी किसी भी दो लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? अब पूरा मॉडल सर्च करो, क्या कोई भी एनर्जी लेवल का डिफरेंस 11 है? नहीं है, तो इसीलिए नहीं होगा। 0 से 10 तो होगा ही नहीं, 0 to 9.99 भी नहीं होगा। एग्जैक्टली कौन होगा? 10। अब बताओ 11 होगा? नहीं। अब नेक्स्ट वो 40 ही करेगा, समझे? नेक्स्ट कौन सा करने वाला है वो? 40 का 1 से 3 पे जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? नेक्स्ट उसका कौन सा है एनर्जी लेवल? n = 3 है और इसका मैंने 50 लिखा है। बोलो
तो ग्राउंड स्टेट में रहते हुए वो 0 से 10 के बीच का पैकेट तो नहीं लेगा, एग्जैक्टली 10 लेगा, इसको लेगा और यहां चला जाएगा। बोलो। अब पता है एक तरह से ग्राउंड स्टेट में रहते हुए वो 11 से लेकर 40 तक भी नहीं लेगा। 11 और 40 के बीच में नहीं लेगा, एग्जैक्टली फिर क्या लेगा? 40 है ना? 11 to 40 नहीं लेगा, एग्जैक्ट कौन लेगा? 40 बिटवीन 11 to 40 नहीं लेगा, बिटवीन सर 1 to 40 ना। अरे अगर वो सेकंड में अगर पहुंच गया है तो ग्राउंड स्टेट में रहते हुए वो पहला पैकेट 10 लेगा। ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में रहते हुए या तो वो 10 लेगा या 40 लेगा। 40 लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वो 2 पे आ गया है हाँ 2 पे आ गया उसके बाद तब तो वो 30 ले सकता है। हाँ 30 ले सकता है। अगर 2 पे आ गया है तो कितना ले सकता है? 30 ले सकता है। अगर वो 3 पे आ गया है तो 20 ले सकता है। तो 20 भी ले सकता है, वापस भी जा सकता है। अच्छा, मान लो 3 से वापस गया 1 पे तो एग्जैक्टली 40 रिलीज कर देगा। अरे समझ में? 2 से वापस गया 1 पे तो एग्जैक्टली 10। रिलीज करेगा। तो एनर्जी ऑफ पैकेट एब्सॉर्ब्ड और emitted by the electron according to Bohr model must be equal to energy difference between two energy levels। पूरी बातें समझ में आ रही है? बोलो। कभी भी अगर मान लो उसको डायरेक्ट 7 से 1 जाना है तो कौन सा पैकेट एमिट करेगा? 100 डायरेक्ट 7 से 1 गया 90 का। रियाज समझ में? डायरेक्ट कितने का? 90 का। 90 का। ये डेटा मैं आर्बिट्री समझाने के लिए लिया हूँ, एग्जैक्ट डेटा नेगेटिव में है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये डेटा से ये क्लियर हो गया कि क्या पॉइंट था सामने, कि ओनली दोज एनर्जी पैकेट्स विल बी एब्सॉर्ब्ड और emitted, है ना, so that the energy difference between the energy levels where transition is going on, where excitation और de-excitation कुछ भी हो सकता है। दो एनर्जी लेवल के बीच में या तो एक्साइटेशन चल रहा होगा या de-excitation चल रहा होगा। गुड टू गो। बोलो। या तो एक्साइटेशन चल रहा होगा या de-excitation चल रहा होगा। अरे यस नो, कुछ भी हो, दो एनर्जी लेवल के बीच में बातें हो रही होगी, उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एक क्वांटम या तो एब्जॉर्ब होगा या गुड टू गो। इस कंसेप्ट को खुद से लिखो अच्छे से, इसको मैं नहीं लिखाऊंगा। देखो थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको समझा देता हूँ। जैसे अगर 1 से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी चला गया, अगर ऐसा हुआ, कोई एनर्जी पैकेट ये काम कराया, एक एनर्जी पैकेट इलेक्ट्रॉन ने लिया और ये ट्रांजिशन हो गई, तो हम बोलेंगे इस एनर्जी पैकेट का वैल्यू को आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। कोई बोले व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by H-like atom so that electron will go to ground state to out of the field। समझ में आया? That is called Ionization energy। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे गया तो इस केस में जो एनर्जी चाहिए that is called first excitation energy। अगर 1 से 3 पे गया तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। 1 से 4 पे गया थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। समझ में आया? कोई बोलेगा कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो 1 and 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस इज द आंसर। कोई बोलेगा कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एंड थर्ड एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एंड 4 के बीच का डिफरेंस। कोई बोलेगा कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलोगे?
हाँ 1 से इंफिनिटी। आयनेशन एनर्जी कोई बोले तो तुम्हें क्या निकाल लेना है बच्चे, E इंफिनिटी टू E1। कोई बोले फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बताइए, तो आपको E2 माइनस, ये E2 क्या है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है सेकंड ऑर्बिट में, और E1 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। कोई बोले सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताइए, E3 माइनस और सर अगर 3 to 4 जाना हो, हाँ बताता हूँ, वो तो डायरेक्ट मेंशन रहेगा तो वहाँ डिफरेंस ले लेना। कभी कभी ये नहीं मेंशन रहता है कि 1 से 2 जा रहा है, बोलेगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो खुद डिकोड करना होगा, चाहिए तो 1 से 2 गया। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूँ? कभी कभी मेंशन नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन वो डेफिनेशन ही है ऐसा, बोलेगा कैलकुलेट आयनेशन एनर्जी, तो इसी में छुपा हुआ है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से इंफिनिटी। कोई बोला कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी 1 to 4 है ना, थर्ड, तो कहां से कहां जा रहा है ये मेंशन तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जैसे ही बोल दिया थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब है, 1 to, तो ऐसे निकाल लेंगे। बोलो, अरे आ रहा है समझ में? ओके नाउ ये तो हो गया। इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या फर्स्ट एनर्जी स्टेट बोलते हैं, चलेगा? हाँ n इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं बच्चे? फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट स्टेट के एल सेल, बोलो। या फिर इसका एक और नाम क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी नहीं, यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी था, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, चलेगा? बोलो, n इक्वल टू 3 को क्या बोल सकते हैं? सेकंड एक्साइटेड और थर्ड एनर्जी स्टेट और M shell. M shell और एंड सेकंड थर्ड एनर्जी स्टेट के एल एम, एम सेल और सेकंड एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। कंफ्यूज तो नहीं? नहीं। बोलो, मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है। कुछ टर्म्स और है आपके मॉड्यूल में, जैसे सेपरेशन एनर्जी क्या है उसको समझना है, डेरिवेशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो बोर मॉडल जैसे एक बार ना पूरा मैं चाहता हूँ कि आप रफ में लिख के आओ, पेज नंबर 51, 52, 53 ये सब लिख के आओ। और यहाँ पे देखो 6-7 टर्म है पेज नंबर 54 में। ग्राउंड स्टेट के बारे में कुछ लिखा है, मिला? एक्साइटेड स्टेट दिख रहा है? देखो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 को क्या बोल रहा है, मिला जी? पेज नंबर 54 देखो ना मॉड्यूल में, वही 50 से लेके 54 तक है ना, बस पढ़ के आना है। मैं तो चाहता हूँ रफ में लिख के आओ, ठीक है, ज्यादा समझोगे। डेरिवेशंस वगैरह भी लिख के आओ, नहीं भी समझ में आ रहा तो भी लिखो, देखो नेक्स्ट क्लास में और अच्छा समझ पाओगे। एक्साइटेशन एनर्जी करा दिया आपको, आयनेशन एनर्जी करा दिया, ABC, एक और सेपरेशन एनर्जी है, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव टू इंफिनिटी फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट। मतलब कभी भी है ना, फोर्थ में सेपरेशन एनर्जी या तो 2 से इंफिनिटी भेज दो, या 3 से इंफिनिटी भेज दो, या 4 से इंफिनिटी भेज दो, इन सब में जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? इसमें एनर्जी चाहिए, गुड टू गो, एनर्जी चाहिए ना इसमें। 2 से इंफिनिटी भेजना है, 3 से इंफिनिटी भेजना है, 1 से इंफिनिटी भेजना है, आयनेशन एनर्जी भी चाहिए। बोलो, तो आप क्या करो, बस इतना पढ़ के आ जाओ ढंग से, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, ओके?